आपके बच्चे अब सेल्समैन की भी नौकरी के लायक नहीं रहे, वह दिन आ चुका है जब हमारे गले में फिर से हरिया लटकेगा और हमारे गले में जादू लटकेगा। इस देश में आज जिस तरह से आरक्षण विरोधी भाजपा के साथ कि अगर मुजरिम के कटघरे में कोई ब्राह्मण खड़ा हो और जज कोई ब्राह्मण हो तो वह ब्राह्मण जज न्याय करेगा, पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। तो था मोदी की मौजूदगी में कहा कि इस देश का न्यायपालिका जातिवादी है, इस देश की न्यायपालिका आरक्षण विरोधी है। मैं तो आपको चेता रहा हूं, 10 साल भी नहीं लगेगा कि आपके हाथ में कटोरा आने वाला है, 10 साल भी नहीं लगेगा। लिख कर रख लीजिए, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। हम लोगों को, बहुतों को पता भी नहीं है कि हम लोगों के गले में फिर से हरिया डालने और कमर में झाड़ू बांधने का साजिश चल रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को यह भी पता नहीं है कि हम लोग तो कोट पैंट अच्छे कपड़े पहनकर आज यहाँ इस सभागार में हैं। हो सकता है कि आने वाले एक दशक कहते हैं 10 इयर्स, 10 साल में हम इस लायक नहीं बचे कि हमारा बच्चा सेल्समैन की नौकरी कर लेगा। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये आने वाला है या आपको मैं डरा रहा हूं, घबरा रहा हूं, आपका भयादोहन कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आ चुका है, ऐसा हो चुका है कि आपके बच्चे अब सेल्समैन की भी नौकरी के लायक नहीं रहे, वह दिन आ चुका है। स्वागत करिए ताली बजाकर इस दिन का, जब हमारे गले में फिर से हरिया लटकेगा और हमारे गले में जादू लटकेगा। स्वागत करिए इन दिनों का। ऐसा दिन आ चुका है। ऐसा नहीं कोई संभावना है कि ये टर्म कंडीशन होगा तो फिर ऐसा दिन आएगा कि वापस से होगा कि कोई बाबा साहब फिर पैदा होंगे, फिर जो है लड़ाई लड़ी जाएगी स्कूल में एंट्री की, फिर लड़ाई लड़ी जाएगी पानी पीने की। ऐसा कोई डर हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, ऐसा दिन आ चुका है। अगर ऐसा दिन नहीं आया है तो क्या कारण है कि आजादी के 7 दशक गुजर जाने का हम लोग रोज नाटक करते हैं, सरकारें खूब तमाशा करती है, हम लोग हर अम्बेडकर जयंती में बोलते हैं कि बाबा साहब के रास्ते पर चलकर हमें पहुंच जाना है, कहीं चला जाना है, पता नहीं कहां जाना चाहते थे, कहां पहुंच गए कि आज की तारीख में भी हमारे भाई जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर पीट पीट कर मार दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो यह दौर क्यों आया? आखिर क्या कारण है कि अगर ऐसा दौर नहीं आया तो बिहार के लखीसराय में किसी दलित को खेत में घुसने की वजह से थ्रेसर में जिंदा डाल दिया जाता है? क्या कारण? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि आज भी कोई दलित घोड़ी पर चढ़कर शादी करने नहीं जा सकता? अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा दौर आ गया है। अगर आपको इस बात में कोई शंका हो तो कुछ और उदाहरण आपको दे दूं। हम लोग अभी कुछ एक समय, बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा है, मुश्किल से 7 साल। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि आज आप अपने बच्चों को पीएचडी नहीं करवा सकते, हायर एजुकेशन में नहीं ले जा सकते? अभी 2 दिन पहले वृंदा कराल जी की एक सभा थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी भी थे उस सभा में की स्पीकर के रूप में, मैं भी था उस सभा में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात हो रही थी, नई शिक्षा नीति पर बात हो रही थी। तो वो किस तरह से भगवाकरण का पूरा एजेंडा है, किस तरह से ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया जा रहा है। भाई हमारे समाज के बच्चे तो किसी तरह मैट्रिक कर लें, 10th कर लें, +2 कर लें, वही बहुत है। एक तो ग्रेजुएशन तक पहुंचने की इतनी जद्दोजहद है हमारे लिए, फिर 4 साल का ग्रेजुएशन कितने लोग पढ़ा पाएंगे इतने समय तक? क्या हमारे पास पुराने लोगों का कोई कुछ है तो नहीं प्रॉपर्टी? इस देश के दलित समाज के पास कोई है क्या प्रॉपर्टी कि आप 4 साल बच्चों को ग्रेजुएशन कराएं, फिर मास्टर डिग्री करवाएं, फिर पीएचडी करवाएं? किसको धीरज है इतना? किसके पास संसाधन है हमारे समाज के लोगों के पास? मास में तो यह संसाधन नहीं है।
जाहिर सी बात है, आप ठीक से अगर यह जो अभी केंद्र में सरकार है, इसके एजेंडे को आप ठीक से समझेंगे, हर इस सरकार के जितने भी कदम हैं उसको ठीक से हर कदम का मूल्यांकन करेंगे, उसके पीछे आपको उसकी मंशा दिखेगी। यह देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। आप बताइए, मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, निजीकरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है निजीकरण? देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। नहीं भाई, देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाना है, आपको वापस उस दौर में धकेल देना है जहां आपके गले में हरिया होगा और कमर में झाड़ू होगा। यह तैयारी है। नई शिक्षा नीति आई है। क्यों ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया गया? क्यों कर दिया गया? क्यों शिक्षा को इतनी महंगी कर दी गई? क्योंकि आपके बच्चे नहीं पढ़ पाए। द्रोणाचार्य और एकलव्य का दौड़ लाने की तैयारी है। आप समझिए क्यों बेचा जा रहा है, क्यों तमाम कंपनियां बेची जा रही है? क्योंकि उनको पता है, आपको पता नहीं होगा, उनको पता है कि आज आप इस लाल कुर्सी पर पैर पर पैर चढ़ाकर जो बैठे हैं वो आरक्षण की वजह से बैठे हैं। आप नहीं समझेंगे। अगर आपने यह समझा होता तो आज परिसंघ के साथ खड़े होते, समाज की यह हालत नहीं होती। उनको पता है, जो आपको कोट पैंट में नहीं देखना चाहते हैं, उनको पता है कि आपको जो कुछ भी मिला है आरक्षण की वजह से मिला है। कोई देवी देवता नहीं मिल गया है आपको, सब कुछ आरक्षण से मिला। आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं। और यही आशंका परिसंघ जाहिर कर रहा था। यही आशंका 1997 से 1997 से डॉक्टर उदित राज जता रहे थे। लेकिन देश और समाज, ये लोग जो बार बार कहते रहे थे ना, यूपी में ज्यादा होता था, हिंदी बेल्ट में ज्यादा होता रहा है कि हम लोग इतने हैं, सत्ता में आएंगे हम लोग किसके वंशज हैं पता नहीं, हम लोग सत्ता में आएंगे, राजा बनेंगे। हम लोग क्या यार इनके सामने गिड़गिड़ाएं, हम लोग एक दिन सत्ता में आएंगे, हम देने वाले बनेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिल्लाते रह गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि देने वाले बनने की छोड़ दो, इस देश का 18-20% जो दलित है, तुम कभी प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। देने वाले तो छोड़ दो, इस सपने के चक्कर में तुम्हारा सब लूट लिया गया। क्या हुआ? शासक बनेंगे, इस सपने के पीछे पूरा समाज दौड़ता रहा। नकली और खोखला सपना के पीछे यह समाज दौड़ता रहा, उदित राज जी की बात को नजरअंदाज करता रहा। हालत यह हुई, अब इस देश में दलितों के हाथ में कटोरा आना बच गया। ये हालत में हम लोग पहुंच गए अपनी गलतियों की वजह से। यह हम लोगों ने हासिल किया, यह हमारा हासिल है, यह हमारे 3-4 दशक की उपलब्धि है कि हमारे हाथ में कटोरा आना बच गया। ये डॉक्टर उदित राज को इग्नोर करने का रिजल्ट है। यह परिसंघ का जो आइडिया है उसको इग्नोर करने का रिजल्ट है। ये हुआ। आप बताइए, इस देश में तमाम तो हैं दलित नेता। हमने तो इस उत्तर प्रदेश चुनाव में हू करने वाले चंद्रशेखर रावण आजाद को भी देखा, किस तरह 2 सीट के लिए रिड़िया रहा था, वो भी देखा। क्या इस देश का जो दलित नौजवान जो चंद्रशेखर की आंखों में अपना सपना देखने लगा था, 2 सीट के लिए किसी के पैरों में इस तरह गिराएगा? युवाओं के सपनों को आपने गिरवी रखने का काम किया। क्या इस देश में आज जिस तरह से आरक्षण विरोधी भाजपा के साथ मायावती जी खड़ी हो गई हैं, क्या वह दलितों का नेतृत्व करेंगे? क्या वह आपकी बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब ने आपको भावनाओं के नाम पर ठगने का काम किया है। 10 मार्च 2022 के बाद देश की राजनीति में आप अंडा हो गए हैं। देश की राजनीति में इस देश का 20-22% दलित जीरो हो गया। जीरो, आप जीरो हैं। आप पॉलिटिकल मैटर नहीं करते। इसी वक्त के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे कि आप सत्ता में आके देने वाले बनने का सपना छोड़ो, भागीदारी की बात करो, पार्टिसिपेशन की बात करो, बार्गेनिंग करो, आरक्षण की बात करो कि आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसी पे टिके तो रहते, इस पे आ तो जाते। नहीं आया समाज भावनाओं में उलझ कर रह गया और एक ऐसे व्यक्ति की बात को नजरअंदाज किया जिन्होंने IRS
जज की नौकरी को ठोकर मार दी। एक ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज किया जब वो आरक्षण बचाने के लिए रैली निकाल रहे थे दिल्ली में, इनका सामान घर से बाहर फेंक दिया गया। ऐसे त्यागी व्यक्ति की बात को इस समाज ने नजरअंदाज करने का काम किया। आप बताइए, इस देश में आज की तारीख में कोई इस लेवल का नेता हो जिसके हिंदी अंग्रेजी पर उतनी अच्छी समझ हो, जो उतना ही कुशल वक्ता हो, जो उतना ही अच्छा संगठन करता हो? कौन सा नेता है? समाज ने खुद को ठगा है, उदित राज जी को नहीं ठगा है, परिसंघ को नहीं ठगा है, समाज ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। साथियों, बहुत वक्त नहीं हुआ है इस देश में। मैं यह उदाहरण लगभग हर सभा में देता हूं। यह सभा इसलिए देता हूं कि शेर की कहानियां सबने सुनी होगी, लेकिन शेर को देखना हो तो आज आप देख रहे हैं। आप बताइए, इस देश में किसकी हिम्मत है कि सुप्रीम कोर्ट को कहते जातिवादी है? इस देश में किसकी हिम्मत है जो कहते जातिवादी सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद? किसकी हिम्मत है? इस देश में अगर यह कहने की हिम्मत हुई है तो 2 बार हुई है। डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई के पंचायती राज अधिवेशन में कहा था, क्या इस सभा में बैठे हुए लोगों को यकीन है कि अगर मुजरिम के कटघरे में कोई ब्राह्मण खड़ा हो और जज कोई ब्राह्मण हो तो वह ब्राह्मण जज न्याय करेगा? पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी सांसद थे, भरी संसद में मोदी भी बैठा हुआ था, मोदी की मौजूदगी में कहा कि इस देश का न्यायपालिका जातिवादी है, इस देश की न्यायपालिका आरक्षण विरोधी है। न्यायपालिका का नाम सुनते ही बहुतों का पसीना गीला हो जाता है। इसीलिए हमने कहा आज हमारे बीच एक शेर बैठा हुआ है। इस देश में 2 बार इतिहास लिखा गया। साथियों, बहुत वक्त नहीं गुजरा है, बहुत वक्त नहीं गुजरा है। हर आदमी को मिशन मोड में आना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में जो कारवां वासुदेव मंडल जी ने, सपन हल्दर जी ने जो कारवां अपने कंधों पर उठाया है, उस कारवां को आप सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आप समझिए, आप बर्थडे पर खर्च कर देते हैं, मंदिरों में खर्च कर देते हैं, लेकिन वासुदेव मंडल, सपन हल्दर आपको कहते हैं कि आरक्षण बचाने के लिए एक मीटिंग करनी है, तो आप कहते हैं कि अरे बहुत हाथ टाइट चल रहा है। बाबा साहब ने ऐसा सोचा होता तो सोचिए क्या होता, सोच कर देखिए क्या होता। साथियों, यह लड़ाई बहुत आसान होने वाली नहीं है। मैं तो आपको चेता रहा हूं, 10 साल भी नहीं लगेगा कि आपके हाथ में कटोरा आने वाला है। 10 साल भी नहीं लगेगा। लिख कर रख लीजिए, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। 10 साल भी नहीं लगेगा। अगर यह देश नहीं चेता, अगर इस देश का दलित नहीं चेता, तो 10 साल के अंदर हाथ में कटोरा आ जाएगा, अगर यह देश डॉक्टर उदित राज जी के आइडिया पर नहीं लड़ा। साथियों, लड़ना तो पड़ेगा। आप समझ लीजिए, यह जो आरक्षण बचाने की लड़ाई है, यह जो निजीकरण के खिलाफ लड़ाई है, यह नौकरी की लड़ाई नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है, यह आपके अस्मिता की लड़ाई है, यह आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। साथियों, बिना लड़े तो कुछ हासिल होने से रहा, क्योंकि इस देश में हमने पानी पीने का जो हक है वह भी लड़कर हासिल किया है। इस देश में पढ़ने का हक भी हम लोगों ने हासिल किया है। परिस्थितियां बहुत विकट है, एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं। एक ऐसा आदमी राजा बनकर बैठा हुआ है जिसके सामने आप सच बोल दो तो कह देता है देशद्रोही हो। मुसलमान अगर सच बोल दे तो कह देता आतंकवादी है। दलित अगर सच बोल दे, सवाल कर दे तो कहता है कि नक्सली है, देशद्रोही है, इस पे यूएपीए लगाओ, जेल भेज दो। एक ऐसी सरकार है। लेकिन साथियों, हमें न डरना है न घबराना है। हम लोग उस माता सावित्रीबाई फूले के बच्चे हैं जो जब स्कूल पढ़ाने जाती थी उनके साड़ी के ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था। हम उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संतान हैं जिनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, किराए पर कमरा नहीं मिलता था। जब हमारे जो मानस पिता माता सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं डरे तो हम क्या डरेंगे? हम तो उनके बच्चे हैं, हम भी नहीं डरने वाले हैं। साथियों, देश में अभी जो सरकार है या जो मनुवादी सरकार है, पूरे देश में अगर उसको कोई नेता टक्कर दे रहा है तो वो डॉक्टर उदित राज जी।
एक अपील, आप तमाम साथी मोबाइल में दिन रात लगे हुए हैं, बहुत अगर एक्टिव हैं तो जय भीम का मैसेज भेज दिया, उससे काम नहीं चलेगा। जय भीम का नारा लगाना अम्बेडकरवाद नहीं है। आरक्षण बचाने की लड़ाई सड़क पर हो, सेमिनार में हो, संसद में हो, सोशल मीडिया पर हो, हर जगह आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपके घर में छोटा सा बर्थडे भी होता है तो पूरी ताकत झोंक देते हैं। यह तो आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है, यह तो आपके अस्तित्व की लड़ाई है, यह तो आपके होने की लड़ाई है। इसके लिए तो सब कुछ झोंक देना पड़ेगा, सब कुछ झोंक देना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आने वाली पीढ़ी जब आपसे हिसाब लेगी ना कि सब कुछ लूट रहा था, सब कुछ बर्बाद हो रहा था, आरक्षण खत्म हो रहा था, तब आप क्या कर रहे थे, तब आप अपने बच्चों से आंख नहीं मिला पाएंगे। क्योंकि यह लड़ाई केवल आरक्षण बचाने और निजीकरण के खिलाफ भी लड़ाई नहीं है। आज इस देश के अम्बेडकरवादियों के कंधे पर बाबा साहब के दिए संविधान को भी बचाने की लड़ाई है। इस देश के लोकतंत्र को भी बचाने की लड़ाई है। इस देश में जो बराबरी का हक हमें मिला है, उस हक को बचाने की भी लड़ाई है। इस देश के अम्बेडकरवादियों के हाथ में। आइए सब मिलकर लड़ते हैं, बिना लड़े तो कुछ हासिल होने से रहा। और हम सबके लिए अभी हमारी साथी हरियाणा से आई है निशा पुराज जी, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं परिसंघ की हरियाणा प्रदेश की। उन्होंने कहा कि हमारे बीच जीते जी डॉक्टर अंबेडकर हैं आज के समय के। इतिहास में आप दर्ज हो रहे हैं जब आज आप डॉक्टर उदित राज जी की सभा में बैठे हैं। आप इतिहास में दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि संविधान बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई आज यहां से लड़ी जा रही है। और आप सबने इस कार्यक्रम में आप शामिल होके, चाहे जिस भी तरह से आप शामिल हुए हो, आप सबने साबित कर दिया है कि आप सही मायने में बाबा साहब की संतान हैं, आप सही मायने में सावित्रीबाई फुले की औलाद हैं। आपने साबित कर दिया है। और आरक्षण बचाने की लड़ाई, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई को और तेज करना होगा। आने वाले 17 और 18 जून को संभावित तिथि है। हम लोग दिल्ली में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम करने जा रहे हैं निजीकरण के खिलाफ। इस सभा में जितने लोग हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से आप सबको आमंत्रित करता हूं। आइए सब लोग 17-18 जून की जो सूचना है, आप सब लोग फेसबुक पर हमारा जो ऑल इंडिया परिसंघ है उसका पेज फॉलो करिए, ट्विटर पर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, हर जगह सोशल मीडिया पर आइए। वो आप कर सकते हैं, वो आप नौकरी में रहते हुए भी कर सकते हैं, वो आसान काम है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, अपने बच्चे के नाम पे अकाउंट बना लीजिए, अपने किसी साथी किसी रिश्तेदार के नाम पर अकाउंट बना लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर रहिए जरूर, क्योंकि आज देश बचाने की भी लड़ाई सोशल मीडिया पर ही है। सोशल मीडिया ही सब कुछ तय करता है। एक और अपील आप तमाम साथियों से करना चाहता हूं, यह जो इस देश का मीडिया है, भाड़ और मनु मीडिया जो है इस देश का, उससे बचना होगा। क्योंकि हर बार मैं कहता हूं, इस देश का अखबार बीमार हो गया है और टीवी को टीबी हो गया है। अखबार बीमार हो गया है, टीवी को टीबी हो गया है। जो भी लिखा हुआ पढ़िए, सबसे पहले मान जाइए कि झूठ छपा हुआ है। टीवी में जो भी दिखाया जाए चैनल में, समझिए झूठ दिखा रहा है, बात उसके एकदम उलट है। अगर टीवी में दिखाए कि मुसलमान जो है बड़ा अत्याचार कर रहा है, हिंदुओं को जीने का हक नहीं है, इसका उल्टा समझिए। कुछ भी जो दिखा दे टीवी में, एकदम दिमाग रखिए कि इसका उल्टा अगर आप समझने लगे, एक्यूरेट फिगर आपको मिल जाएगा। अगर कहे कि मोदी, अगर टीवी में कहने लगे आज तक पे अंजनो ओम कश्यप कि मोदी जी के राज में देश बहुत विकास कर रहा है, आप इसका मतलब निकाल लीजिए कि देश गर्त में जा रहा है मोदी जी के राज में। मतलब जो कहे उसका उल्टा अर्थ निकालेंगे, तब आप टीवी देख सकते हैं, तब टीवी आपको सही समझ देगा। अन्यथा अगर जो चलता है 8-9 बजे टीवी डिबेट में, उसको सही मानने लगे तो फिर आप जल्दी ही किसी पागल खाने में भर्ती होने लायक रह जाएंगे। टीवी में जिस तरह मुर्गा लगाने का कंपटीशन चलता है, तो टीवी से बचना पड़ेगा। उस पर विश्वास मत करिए, क्योंकि यह जो टीवी है आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ है।
साथियों, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय परिसंघ ही आरक्षण को बचा सकता है। आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर उदित राज जी की आवाज को मजबूत करके ही आरक्षण बचाने की लड़ाई की आवाज को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में सबका पैजामा गीला हुआ पड़ा है। एक डॉक्टर उदित राज जी ही हैं जिन्होंने अब तक समझौता नहीं किया। ये तो वो नेता हैं जब थे भारतीय जनता पार्टी में तो संसद में उसी पार्टी के खिलाफ बोलते थे। ऐसा हुआ है, सबने देखा। यूट्यूब की गलियों में घूमिए जरा, पता चलेगा। तो डॉक्टर उदित राज जी को मजबूत करना पड़ेगा, परिसंघ को मजबूत करना पड़ेगा, बंगाल में सपन हलदर को मजबूत करना पड़ेगा, वासुदेव मंडल को मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आरक्षण बचाने की लड़ाई केवल उदित राज जी की लड़ाई नहीं है, सपन हलदर की लड़ाई नहीं है, वासुदेव मंडल की लड़ाई नहीं है, ओम सुधा की लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई है। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।